अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आपके लिए सबके लिए एक लेसन है। अगर ऑनलाइन क्लास कोई करेगा, कैमरा नहीं ऑन करोगे, आना मत। मैं वैसे क्लास से 1 मिनट बाद बाहर निकाल दूँ। लास्ट क्लास में हम बैलेंस शीट कर रहे थे। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 था। ये क्या है? शेड्यूल 3 पार्ट 2। ये भी हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बन रहा है, ये भी हमारा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, जिसमें सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट के लिए वर्ड लिखा जाता है बैलेंस शीट एज एट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरे साल का बनता है, इसलिए वर्ड लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आता है अदर इनकम। रिवेन्यू और सबसे पहले कौन सी फिगर लिखी जाएगी? करंट ईयर की फिगर लिखी जाएगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी जाएगी। सबसे पहले आया रिवेन्यू प्रोपेशन, फिर आया अदर इनकम। ये हो गई आपकी टोटल रिवेन्यू। पहले आप इसे नोट करो, पहले आप इसे नोट करो, पहले आप इसे नोट करो। आदित्य फोन अंदर रख। टोटल रेवेन्यू। शिवांश कैमरा ऑन कर, नहीं तो क्लास से बाहर निकल। कर रहा है या निकालू बाहर? लिख लिया ये। अब आ जाओ एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस का भी एक सीक्वेंस है मनीष आनंद जी, जिसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। छत पर चढ़ी एक फीमेल, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। द फर्स्ट सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। द नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। Then E stand for, sorry, छत पर चढ़ी। C stand for change in inventory, and E stand for employee benefit expenses. F stand for finance cost. D stand for depreciation and amortization, and O stand for every other expense. O stand for other expenses. मनीष समझ आ गया? संस्कृति समझ आ गया? लिख लिया ये आपको इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। अगर कोई एक्सपेंस नहीं है तो अगले सीक्वेंस पे नोट करो। इसे पहले छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। इससे पहले वाला दिखाओ। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। नोट करो ये। समझ आ गया विवान? समझ आ गया मनीष? अब आइए संस्कृति, ये समझ आ गया? ये नोट कर लिया सबने आपने? क्लियर है ये? सबने नोट कर लिया? यान नोट कर लिया? किसान नोट कर लिया? ये आइए अब इन एक्सपेंस को हम यहां पर मेंशन करेंगे। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। P stand for purchase of stock in trade. C stand for change in inventory. E stand for employee benefit expenses. F stand for finance cost. D stand for depreciation and amortization.
O स्टैंड फॉर अदर एक्सपेंस। ये आपके टोटल क्या आ गए, ये आपका बी आ गया टोटल एक्सपेंस। ये आपका क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस। ये आपका क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस। ये आपका आ गया टोटल एक्सपेंस। अब आपको पता है कि अगर मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूं तो वो प्रॉफिट आ गया। अगर मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूं टोटल, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट इसे मैं क्या बोलूंगा, ये नोट कर लिया आपने ऋषित। चलूं आगे। ये मैंने लिखा यहां पर ए माइनस बी, ये क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले। ये ए माइनस बी आ गया, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रियान समझ आ रहा है विमान, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आई टैक्स की बात। देखिए, जब आपको इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो टैक्स लगेगा, और अगर आपका लॉस होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स का मतलब होता है इनकम ऑन, टैक्स ऑन इनकम। अगर मेरी पॉजिटिव है तो मैं लेस करूंगा टैक्स, लेस टैक्स। तो ये जो मेरा आएगा, ये मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर। ये मेरी फाइनल फिगर क्या आएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरी फाइनल फिगर आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरी फाइनल फिगर आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। राइट संस्कृति, राइट चैतन्य, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई दिक्कत यहां तक संस्कृति? शिवांश, चलूं आगे। इशिका, अब आइए, अब यहां पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक आइटम को, मैं मेजर आइटम को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले जो मेजर आइटम है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स, मान लीजिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ जो मेरा पेन प्रिंसिपल बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये कहें कि सतीश अकाउंट क्लासेस का मेन बिजनेस क्या है, तो वो आपको ट्यूशन सर्विसेज दे रहा है, एंड सर्विस प्रोवाइडर इज माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। माय ट्यूशन फीस इज माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो मेरा प्रिंसिपल बिजनेस है, जो मुझे इनकम आ रही है, अब एक गोल्ड ज्वेलर्स है, वो गोल्ड की ज्वेलरी बेच रहा है, वो उसका क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक गारमेंट एक्सपोर्टर है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट बना रहा है, वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर बेच रहा है, तो फर्नीचर को जो सेल कर रहा है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ आ गया? द रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। निश्चित समझ आ गया? अब अदर इनकम क्या है? अदर इनकम लाइक सतीश अकाउंट क्लासेस ने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो जो उसे डिविडेंड मिला, दैट इज अदर इनकम। उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, नॉट पेड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दैट इज अवर अदर इनकम। कमीशन रिसीव्ड हुई, अदर इनकम। मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, जबकि मेरा काम प्रॉपर्टी किराए पे देना नहीं है, दैट इज रेंट रिसीव्ड, इज माय अदर इनकम। अब यहां पर एक मेजर आइटम आती है, जहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे एग्जामिनर एक सवाल पूछता है। द टर्म इज सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, आपकी क्लास 12th में सेल ऑफ स्क्रैप में जब आप आगे ये करेंगे तो वहां इसके ऊपर बहुत सारे इफ और बट लग जाएंगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे कि सेल ऑफ स्क्रैप इज आवर पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर इनकम। अभी अगर मैं आपसे एक लेमैन में पूछूं तो आपको लगेगा सेल ऑफ स्क्रैप कि भाई कबाड़ बेचा, दैट इज माय अदर इनकम। यस, यही लग रहा है ना? बट नो, बट आंसर इज नो। आंसर इज नो। आपको लगेगा अगर पेपर में सवाल आ गया सेल ऑफ स्क्रैप,
तो आपको 12th लेवल पे ये बताया गया है कि सेल ऑफ स्क्रैप इज पार्ट ऑफ आरएफओ, नॉट अदर इनकम। ये 12th क्लास के लिए। इसके बाद में जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो वहां पर सेल ऑफ स्क्रैप को अदर इनकम में भी कंसीडर किया जाएगा, पर उसकी कुछ शर्तें। अभी फिलहाल 12th लेवल पे हमें सिर्फ इतना करना है, क्योंकि उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें इतना याद रखना है कि सेल ऑफ स्क्रैप इज आवर रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड। अगर आपका 1 मार्कर का सवाल आता है कि हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट था, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त सेल ऑफ स्क्रैप को अदर इनकम में ले लिया, क्या अकाउंटेंट सही है गलत है? तो आंसर इज अकाउंटेंट रॉन्ग, बिकॉज सेल ऑफ स्क्रैप इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोविजन, नॉट अदर इनकम, एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द बैलेंस कंपनीज एक्ट 2007। दूसरी बात जो सेल ऑफ स्क्रैप, दूसरी बात जो पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आता है इसके ऊपर, वैसे तो आपको बताऊं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में कभी भी सवाल नहीं आता, बहुत कम आता है कि ट्रेस, पर ये जो चीजें बता रहा हूँ ये आ चुकी है, तो ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो खासकर फोकस किस पे है? एक तो ये सेल ऑफ स्क्रैप है और दूसरा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? आपने कंपनी अकाउंट में सब पढ़ लिया, आपने डिवेंचर इशू किए कि नहीं किए, आपने डिवेंचर इशू किए कि नहीं किए, और डिवेंचर क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब जो आपने उस पर इंटरेस्ट पे करा, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ, मतलब जो आपने बोरिंग ली, बोरिंग के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, दैट इज अ फाइनेंस। जैसे आपने इंटरेस्ट पे करा, निश्चित समझ आ रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। याद है मैंने आपको बोला था ये फाइनेंस कॉस्ट है, और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आप जिस साल में इशू कर रहे हो उस साल में राइट ऑफ कर रहे हो, वहां पे मैंने ये वर्ड यूज किया था, इस पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। और उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये कहता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपको उसी साल में राइट ऑफ करना है जिस साल में एक्चुअल में डिवेंचर दिए गए थे। तुम्हारा अब फाइनेंस कॉस्ट में अब आपने देखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो वहां पर एक आइटम आएगी बैंक चार्ज। बैंक चार्ज, तो बैंक चार्जेस आपने बैंक चार्ज किए, तो बैंक चार्जेस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बोर्ड। बैंक चार्जेस इज नॉट पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होगा? बैंक चार्जेस होगा अदर एक्सपेंस का। एग्जामिनर आपको सवाल पूछेगा कि बैंक चार्जेस किसका पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, अगर आप लिख दिया फाइनेंस कॉस्ट तो आपका आंसर गलत, और 1 मार्क के सवाल है। तो फाइनेंस कॉस्ट में जैसे फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। पर बैंक चार्ज जो है बैंक चार्ज जो है वो किसके अंदर में आएगा? अदर एक्सपेंस में, नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस। नोट करो ये, नोट करो ये। आ गया समझ? सेल ऑफ स्क्रैप नोट करो, इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्रोविजन। और रेवेन्यू प्रोविजन ब्रैकेट में एक चीज और लिखो, इसका मतलब क्या होता है? नेट सेल्स। यानी कि अगर आपको सेल्स दे रखी है, अगर आपको नेट सेल दे रखी है, सुनो सुन ले पहले बात, अगर आपको नेट सेल वर्ड दे दिया तो नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर आपको नेट सेल वर्ड दे दिया और आपको सेल्स रिटर्न भी दे दिया जाए तो उस सेल्स रिटर्न का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आरएफओ इटसेल्फ ए नेट। और अगर आपको सेल वर्ड दिया है और फिर सेल्स रिटर्न दे रखा है तो आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, दैट इज नेट सेल। नेट सेल इज आरएफओ। आरएफओ वर्ड इटसेल्फ ए नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर आपको नेट सेल दे दिया इसका मतलब सेल्स रिटर्न उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो आपको दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं है। राइट सुना? राइट सुनिए। अवनी, विवान, समझ आ गया? मनीष, सृष्टि, विवान और अयान। आइए आगे। अब ये कुछ चर्चा करी हमने बैलेंस शीट के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में। अब धीरे धीरे मैं आपके साथ बैलेंस शीट हर क्लास के अंदर बैलेंस शीट के एक हेड की मैं आपसे आइटम डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे आइटम डिस्कस करी थी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल,
वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे ही मैं हर क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा हर सब हेड की आई। मैंने आपके साथ चर्चा करी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मैंने चर्चा करी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मैंने चर्चा करी आपसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में क्या था कि मान लो कोई चीज आप इन्वेंट कर रहे हो, अभी वो प्रोसेस में है। जैसे मैंने कहा था कोविड की जो वैक्सीन जब बनी तो ट्रायल पे चल रही थी, अभी उसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आई, पर आपकी बुक बंद हो गई, तो वो जो फार्मूलेशन पेटेंट है वो भी अंडर प्रोसेस है, तो इसे प्रांगण लिखा जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उस क्लास में ये बात समझ आ गई, मेरी बात समझ आ गई। सबसे पहले मैंने प्रिय पत्नी में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टेंजिबल लिया। अब टेंजिबल एसेट फिर दोबारा कहता हूँ, टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट जिसका फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टच किया जा सकता है, स्किल किया जाता है। जिस डेस्क पे आप बैठे हो वो फर्नीचर है, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट आर द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसका ना तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ना टच कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ब्रांड, ट्रेडमार्क आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तीसरी आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम एक बिजनेस की बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग रातों रात तो कंप्लीट होती है। बिल्डिंग मैंने 5 मंजिल बिल्डिंग बनानी है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, और उसमें 1 मंजिल बिल्डिंग लेंटर डल गया पर अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई और मेरी फाइनेंशियल ईयर क्लोज, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। प्रांगना मेरी बात समझ आ रही है? अब जिस लेवल तक वो बिल्डिंग बन गई है उतनी मैं अपनी एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जितना मेरा काम हो चुका है, तो मैं इसे बोलूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और आपको सवाल आता है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसका मेन हेड क्या होगा बेटा? नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये बात समझ आ रही है? अब आप 2 शब्दों के अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक शब्द आपने सुना वर्क इन प्रोग्रेस, और ये वर्ड क्या आया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो एक वर्क इन प्रोग्रेस हुआ तो वर्क इन प्रोग्रेस किस में आ जाएगा? करंट एसेट में। अगर मैं बोलूं कि WIP किस में आएगा तो वो आएगा करंट एसेट में। कहां आएगा? इन्वेंट्री में। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसके आगे वर्ड क्या जुड़ गया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो वो कहां आ जाएगा? नॉन करंट एसेट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ये भी दोनों नोट करो आप, ये भी दोनों नोट करो। धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ कराता जाऊंगा। हाँ, नॉन करंट एसेट, ये जो जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो आपका नॉन करंट में आएगा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, किसी का समझ आ गया? प्रीशित, आदित्य समझ आ गया? समायरा, प्रांश, प्रियांश समझ आ गया? मनीष, कोई डाउट? कोई डाउट? पुण्या, जब किताब सही चल रही है? अब ये मैम ने कैसे कराई थी लिखवा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अपनी आइए अब चलते हैं हम आगे। अब मोटा मोटी मेरा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब जो सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन है। वो ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन 3 पेज के हैं, वो आप खुद करेंगे। जैसे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग थी, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, विंडो ड्रेसिंग, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। जो अकाउंट की लिमिटेशन थी वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन। हाँ, इंटरनल यूजर कौन हो गए? जो आपका 11 का चैप्टर नंबर 1 था वो यहाँ का चैप्टर नंबर 2 है। वो 3 पेजेस का है, वो लिमिटेशन ऑब्जेक्ट अपने आप पढ़ लेना, वो मैं नहीं करा रहा। अब इस किताब का नाम क्या था? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस किताब का नाम क्या था? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। अब ये बताओ, अभी हमने क्या पढ़ लिया बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स, एंड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट, जब हमने कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बनाई तो हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाया था हमने। तो ये 4 चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। अब इनका क्या करना है? एनालिसिस करना है, यानी कि क्या करना है? विश्लेषण, यानी कि इनको स्क्रूटनी करनी है, स्क्रूटनी करनी है, डिटेल चेकिंग करनी है। अब यहां पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम बीमार हैं, तो वो अगर हम कहते हैं कि मुझे शरीर गर्म लग रहा है तो वो थर्मामीटर लगाता है, और एक वो क्या कहते हैं, टूटी उनकी कहते हैं स्टैचो, जो भी है, और टूटी लांदा है, टूटी लांदा है। वो टूटी क्या है उसकी, वो उसका टूल है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, वो टूल यूज करता है, वो आपको इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन उसका टूल है कि नहीं है? थर्मामीटर लगाता है, वो थर्मामीटर उसका टूल है कि नहीं है, जिससे आपको यह असेस करता है, आपका ब्लड चेक करता है, आपका हीमोग्लोबिन देखता है, आपका KFT LFT देखता है, वो उसके पैरामेट्रिक है कि नहीं है? तो वो उनके टूल्स यूज होते हैं वहां पर। इसी तरह जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने जाएंगे तो यहां पर भी हम टूल्स का यूज करेंगे, क्योंकि बिना टूल्स के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये किताब का विश्लेषण शुरू कर रहा हूं, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। मुझे इसके लिए क्या चाहिए? टूल चाहिए। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स कौन से हैं जिसकी हेल्प से मैं ये चेक करता हूं कि मेरे बिजनेस में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, मुझे कंपैरिजन करना है। तो ये टूल्स में सबसे पहला टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये आपकी बुक में, जो आपको कंपनी अकाउंट्स की बुक दी थी, अगर आपके पास अल्टीमेट है तो उसके अंदर थर्ड बुक में थर्ड चैप्टर है, पर जिनके पास किसी और ऑथर की बुक है वहां कंपनी अकाउंट्स में ये वाला चैप्टर है। दूसरा टूल क्या है? रेशियो एनालिसिस इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरा टूल क्या है? ये क्या है मेरे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मेरे क्या है? फाइनेंशियल टूल्स हैं। ये मेरे क्या है? फाइनेंशियल टूल्स हैं। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक ऐसी टर्म हमने 2 बार पढ़ी जो टूल भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, जो टूल भी है, और तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है और एक फाइनेंशियल टूल भी है। एग्री करते हो इस बात से? अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा फाइनेंशियल टूल है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए कैश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? समझ हो गया? प्रांगना समझ आ गया? आज हम ये वाला चैप्टर जो है, ये 4 मार्कर का सवाल है आपका। इस चैप्टर को आज हमें खत्म करना है, चाहे क्लास जहां तक मर्जी खत्म हो, ये आज खत्म करना है। और मुझे फ्राइडे को रेशियो एनालिसिस शुरू कर देनी है। फ्राइडे को टेस्ट होगा ना तुम्हारा? फ्राइडे को टेस्ट होगा? हाँ है? हाँ, तुम्हारे इस बैच का, उस बैच का नहीं है। नहीं, डिबेंचर का, इशू ऑफ डिबेंचर का छोटा सा इशू ऑफ डिबेंचर का टेस्ट है 20 नंबर का। चैतन्य बात सुन ले। अब मैं चैप्टर, ये मेरा क्या है? हेलो, ये मेरा क्या है? एक फाइनेंशियल टूल है। ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब मैं करने जा रहा हूं, ये 2 चीजें हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हो गई। इसके 2 स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होती है हमारी बैलेंस शीट और एक हमारी होती है स्टेटमेंट ऑफ
पी एंड एल। तो देखा जाए तो चार तरह की स्टेटमेंट हो गई। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पी एंड एल, कॉमन साइज पी एंड एल। संस्कृति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं इसको फिर दोबारा से डिवाइड करूं तो क्या हो गई? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और सॉरी बैलेंस शीट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। साथ साथ नोट कर लो बेटा ये। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में मनीष बात नहीं, कंपैरेटिव पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कॉमन साइज पी एंड एल। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? संस्कृति यस और नो? ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? बैलेंस शीट में दो हो गई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कॉमन साइज पी एंड एल पी एंड एल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब एग्जामिनर इन चारों स्टेटमेंट में आपको चॉइस देगा। आपको चॉइस देगा, एक में करेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट और चॉइस में दे देगा कंपैरेटिव पी एंड एल या कॉमन साइज दे देगा। हम करके चारों ही जाएंगे, पर प्रोबेबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा वो इसकी होती है। किसकी होती है? कंपैरेटिव। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कंपैरेटिव पी एंड एल की होती है। और आपको पी एंड एल का फॉर्मेट मैंने बनाना सिखा दिया। क्या था पहले? रेवेन्यू प्रोपोर्शन, अदर इनकम, फिर छत पड़ी चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर, टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था कि नहीं था? अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, पहले ये कॉपी कर लिया? नहीं, बहुत सियाना है तू। अरे भाई मैं अभी आपको सीबीएसई का सवाल दिखा रहा हूं, अभी उसमें बता देना आप। सुनो सही, देख तो लो पहले यार। वो तुम्हारी किस्मत है कि आ गया तो ठीक है, तुम्हारी किस्मत है कि आ गया तो ठीक है, पर अगर तुम्हें फॉर्मेट याद नहीं हुआ और किस्मत उल्टी हो गई तो लंका भी तुम्हारी लग जाएगी। और तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, वो मेरे को पता है। सारे पंगे तुम्हारी बारी में ही होते। आइए अब इससे पहले कि मैं ये चैप्टर शुरू करूं, अब इस चैप्टर को मैं जब शुरू करूं तो अब मैं अभी कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं बना रहा हूं आपको कंपैरेटिव, लिखो ऐसे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ये लो। अब मैं पहले आपको सवाल दिखा रहा हूं। ये लो। पर प्रियांश तू ही कह रहा था ना सर हमें तो बना बनाया आया था, जरा ये सवाल को पढ़ो, 31वां सवाल को पढ़ो, कौन सा फॉर्मेट बन के आ गया? अरे डायरेक्ट तो नहीं है ना, आप सवाल को पढ़ो, कराऊंगा मैं। आप सवाल को अभी कुछ नहीं करोगे, पहले देखोगे आप। पहले आप देखोगे, कोई कॉपी पेन यूज नहीं करेगा, सिर्फ देखोगे आप। पहले आप सवाल को पढ़िए आप। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ विचार लिमिटेड, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। क्लियर हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट? अब सबसे पहले आपको एक चीज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पीएफजी लिखते ही हाथ रुकना चाहिए, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखते ही हाथ रुकना चाहिए। और यहाँ पर आपसे एक एडवाइस करूंगा, जो हम फॉर्मेट बनाते हैं, जो हमने सीखा फॉर्मेट, उसमें क्या था, करंट ईयर की फिगर पहले लिखी, प्रीवियस ईयर की बाद में लिखी। ऐसे ही यहाँ पर दिया है, करंट ईयर की फिगर पहले लिखी, प्रीवियस ईयर की बाद में लिखी। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। पर जब हम कोई भी कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, चाहे वो पी&एल की बनाएं, चाहे वो बैलेंस शीट की बनाएं, सबसे पहले हम जो फिगर लिखेंगे वो प्रीवियस ईयर की। सबसे पहले फिगर जो लिखेंगे वो, आप देखो कैसे लिख रहा हूं।
अब आप सिर्फ कुछ नहीं, इधर देख ऋषित, उधर मत देख, इधर देख। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ये पूरा लिखना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड कौन सी डेट का बनाना है हमने? इधर देखो 31 मार्च 19 का बनाना। अब आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप मुझे देखेंगे। सबसे पहला कॉलम बना पर्टिकुलर्स, आपका प्रीवियस ईयर क्या था? प्रीवियस ईयर क्या था? 31 मार्च 18। करंट ईयर क्या था? पहले आप प्रीवियस लिखेंगे फिर करंट ईयर लिखेंगे। तुम्हारा लिख मत, पहले आप ये अपना फॉर्मेट बना लीजिए जो मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया, क्या लिखोगे आप? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 17-18 में रिवेन्यू ऑपरेशन क्या लिखा है? 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो अगर ये 2 लाख है तो ये कितना हो गया? 4 लाख हो गया। यस और नो? और ये कितना हो गया? और ये 4 लाख है तो ये कितना हो गया? यानी कि प्रीवियस ईयर का कितना हो गया? 4 लाख। और करंट ईयर का कितना हो गया? 12 लाख। आइए नोट करते हैं। 4 लाख, 12 लाख। अभी आप कुछ नहीं लिखोगे कॉपी में। फिर दूसरा आइटम क्या आती है? अदर इनकम। अदर इनकम, आपको सवाल के अंदर अदर इनकम कुछ नहीं दी हुई, तो आप उसे क्या करोगे? डैश डैश करते। ये क्या आ गई आपकी? ए टोटल रेवेन्यू 4 लाख और 12 लाख। ये बताओ, ये बात समझ आ गई? अरे विमान, मैं कह रहा हूं मत लिख भाई, मैं पूरा टाइम दूंगा। जब मैं पूरा टाइम लिखने के लिए दूंगा तो पूरा टाइम दूंगा, समझ लो पहले बात को। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब मैं बी में क्या लिखता हूं प्रांगना? मैं बी में क्या लिखता हूं? एक्सपेंसेस। उसका गाना क्या था? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। द सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये देखो क्या आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है? 2 लाख प्रीवियस ईयर का, 4 लाख करंट ईयर का। तो मैंने यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना लिख लिया? 2 लाख और 4 लाख। पहले यहां तक नोट करो, पहले यहां तक नोट करो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द, अरे यार ऋषित बात मत कर यार। संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? संस्कृति समझ आ गया? शिवांश कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट मनीष यहाँ तक? डाउट यहाँ तक? ध्यान, चले आगे, चलूँ आगे, आदित्य चलूँ आगे। अब तुमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर।
द सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी स्टैंड फॉर परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, वो नहीं है यहाँ पर। फिर आ गया सी स्टैंड फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी नहीं दिया हुआ, भूल जाओ। फिर क्या आता है, छत पर चढ़ी एक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं है, छोड़ दो। फिर फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, छोड़ दो। डी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नहीं है, छोड़ दो। अदर एक्सपेंस आ गया। अब अदर एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था इसका, 2 लाख, इसका 20% कितना हो गया, लिखो अदर एक्सपेंसेस 40,000, और करंट ईयर क्या था, उसका भी 20% था, 80,000। ये आपका क्या आ गया, ये बी आ गया आपका। इसे मैं ये लिख सकता हूं टोटल एक्सपेंस, क्या लिख सकता हूं, टोटल एक्सपेंसेस लिख सकता हूं। यस, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया, 40,000, 4,80,000, राइट। ये बी आ गया। अब अगर मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये मेरा चार लाख में से 240 गए, कितना आ गया, $720 आ गया। हाँ जी, किसी का बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है, हो गया। अब देखो, क्या हमें सवाल में एक जैसा है या अलग, टैक्स रेट कितना, दोनों साल में है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक 40 दे दे, 60 दे दे, या 30 दे दे, बड़ा ध्यान करो। आइए, अब टैक्स कितना लगता है इनकम पे, अगर ये लॉस आ गया पुराना तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है, लॉस पे टैक्स। आइए, लेस टैक्स 50% हो गया तो कितना हो गया, 80,000, ये कितना हो गया। अब आपका जो अमाउंट आया, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, कितना, 80 और 20। आपको जब भी कोई भी सवाल आए, चाहे कंपैरेटिव आए, चाहे कॉमन आए, अब हम ये क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब एक साल की फिगर को दूसरे साल से कंपेयर करना। अब आप, मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता, अब आप ये देखो, मैं आपसे कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता फिलहाल। कंपैरेटिव का मतलब होता है एक साल के डाटा को दूसरे साल के डाटा को कंपेयर। अगर मैं जर्नल बात करूं तो ये बताओ, आपकी रेवेन्यू 4 लाख से 12 लाख हो गई, आपकी सेल 8 लाख को बढ़ गई, तो ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। तो किताबों में क्या लिखा हुआ है, हमारे साथ लिखा हुआ है, ये ए लिखो, ये ए लिखो, ये बी लिखो, ये बी माइनस ए लिखो, इसे हम बोलेंगे ऑब्सोल्यूट चेंज। अब ये बताओ ऑब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, आपकी सेल 4 थी, 12 हुई, पॉजिटिव ट्रेंड है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया, 8 लाख, 0। ये ऑब्सोल्यूट चेंज आ गया। ये ऑब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, 2 लाख। ये ऑब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, 40,000। ये ऑब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, 2,40,000। ये ऑब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, 5,60,000। ये ऑब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, बेटा बताइए, यहाँ तक समझ आ गया। आप ब्रैकेट में लिख बेटा, अगर आपकी सेल 4 लाख से 1 लाख रहती तो 3 लाख रिड्यूस हो गई, तो जो नेगेटिव फिगर है उसे नेगेटिव लिखा, तो ब्रैकेट में बताओ ऑब्सोल्यूट चेंज समझ आ गया,
नंदिका, ऑप्शन चेंज समझ आ गया? ध्यान। अब ये बताओ, आपने 8 लाख का ऑप्शन चेंज करा, आप किससे कंपेयर कर रहे थे उसको, अपनी फिगर को? तो अगर 4 लाख की सेल 8 लाख हो गई तो इस आइटम को इससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑब्सोल्यूट परसेंटेज। ये क्या आ जाएगा? ऑब्सोल्यूट परसेंटेज। बात गलती हुई है, अब तब तक दिखते वक्त अपने हाथ से मेरे को पता लग रहा है कि मुझे कितना स्पेस छोड़ना है। क्यों नहीं बनेगा? आपको जो क्वेश्चन, आपको जो पेपर में शीट आती है, ऐसी आती है। अब बताओ, अब आप इस फिगर को किससे डिवाइड करेंगे? ये देखो, इस फिगर को आप इधर देखो, अब आप ऑब्सोल्यूट परसेंटेज निकाल रहे हो, इस फिगर को किससे डिवाइड करोगे? तो 4/8, 8/4, 8/4 इंटू 100, 200% डैश 8/, नहीं और नहीं बनेगा, खत्म हो गई है। ये कितना हो गया? 100%, 100%, 100%, 350%, अरे ये तो कुछ चेंज आ रहा है ना, इनका टोटल छोड़ना हो रहा है ये तो मैं इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर। हम कोई टोटल थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, समझ आ गया मनीष? ईच एंड एवरी आइटम जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको फर्स्ट ईयर की फिगर से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज आ जाएगी नहीं आ जाएगी? नितान, प्रांगना आ जाएगी नहीं आ जाएगी? संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा नहीं, परसेंटेज निकाल रहे हो ना, वो तो हमेशा परसेंटेज तो 100 में, उसमें परसेंटेज में ही आएगी ना। यार मुझे तो देख, सीधी बात है संस्कृति, मुझे कैलकुलेशन लेनी है। अगर मैं 2 लाख को 2 लाख से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 नहीं आएगा। अरे यार कॉमन साइज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी यार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंपैरेटिव की बात कर रहा हूँ। तूने कॉमन साइज की कंटेस्ट में पूछा है क्या? तो तू कॉमन साइज में कहा घुस गया? अरे तू उसको छोड़, तुझे जो पढ़ रखा है तो अपना छोड़ देना, इसको क्यों से कंफ्यूज कर रहा है यार? एक बार बताओ। अरे नहीं, टोटल को नहीं करना, आपने सिर्फ मैथमेटिकल देखना है, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय उसका प्रीवियस ईयर की फिगर। समझ आ गया? किसी का समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बात समझ आ गई? और नीचे का, सबसे पहले नीचे का क्या आया है इधर देखो, ये आ गया मेरा, बताओ ये चेक करो निकाल, ये फिगर आ गई कि नहीं आ गई सारी? ये सब सही है गलत है मेरे को बताओ? सही है? विवान तुम्हारा सही है? पुण्या, ये कौन सी थी हमारी? कंपैरेटिव। आपका क्या था ये? कंपैरेटिव पी एंड एल। अब आप एक सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे कंपैरेटिव पी एंड एल का, खुद करके दिखाएंगे मुझे, और मैं भी कॉपी चेक करूंगा। आइए अब एक सवाल मुझे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का बना के दिखाइए, अल्टीमेट का इलस्ट्रेशन नंबर 10 बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। संस्कृति नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन पे? प्रांगना आंसर दिखाऊं? इधर देखो, देखिए आंसर, देखिए आप आंसर देखिए आप, देखिए ये बी माइनस से नेगेटिव आ गया तो अब ब्रैकेट में लिखेंगे, तो परसेंटेज को भी ब्रैकेट में लिखना है आपने।
चेक करो संस्कृति। तूने 350 क्या निकाला था बे? चांटा लगेगा बूथड़े पे। ये क्या करा 320। मुझे लगता है तूने इसको इससे डिवाइड कर दिया। हाँ रुको, थर्ड पहले कर रखी है तब तेरा ये हाल है। जो स्कूल में तू 64 नंबर ले गया, चीटिंग करके ले आया क्या? 64? अच्छा 70 आए हैं, चीटिंग वाले लग रहे हैं मुझे तेरे नंबर वो। तो फिर ये आंसर क्यों गलत हो रहा है? ये इतना झल्ला सवाल तेरे से गलत हो गया। भाई कोई नहीं समझ आया अनप्रणामी तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया। ऑब्सोल्यूट चेंज ये क्या होता है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या हो गया? डी माइनस ए दैट इज डी माइनस दैट इज डी। अब डी को किससे डिवाइड कर दिया? ए से। ये देख लो ये है कि नहीं? बी माइनस ए को मैंने डी डोनेट कर दिया, डिनोट कर दिया, और डी को किससे डिवाइड कर दिया? किससे डिवाइड करा है? ए से। हाँ, इनटू 100। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अयान, मनीष, हो गया किसके? हाँ, अगर आपने इसे अप डाउन कर दिया, अगर मान लो आपको चेंज इन इन्वेंट्री दिया और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया, आपने चेंज इन इन्वेंट्री ऊपर लिख दिया और कॉस्ट ऑफ मटेरियल नीचे लिख दिया, तो नंबर कट गए। तो फिर बेटा एक बार बता नितांत मुझे, फिर ये जो गाना लिखवाने के फिर सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अगर ये कुछ भी लिख सकते थे आप ऊपर नीचे, बिल्कुल वो तो याद। बेटा ये मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये तो कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 और शेड्यूल 3 पार्ट 2 कह रहा है। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन थोड़ी ना इसमें। चले आगे। आंसर चेक कर लिया आपने? आइए, अभी हमने पढ़ा कंपैरेटिव पी एंड एल। इधर देख नंदिका, अभी हमने पढ़ा कंपैरेटिव पी एंड एल। अब हम करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट वीके लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको पता है सबसे पहले हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल बनती है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। पहले कौन सी फिगर लिखेंगे? प्रीवियस ईयर की। फिर क्या लिखेंगे? करंट ईयर की। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये पहले आ जाएगा, करंट ईयर बाद में आ जाएगा। एज इट इज बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर दो। पहले एज इट इज बैलेंस शीट का कॉपी पेस्ट कर दो ऐसे ही। लिखो लिखो, ऊपर लिखो, हेडिंग लिखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। बनाओ पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ। पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखो, और तरीका ये होना चाहिए शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। देखो बैलेंस शीट तो बनी हुई है, तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है। करो इसे। हाँ जी, हाँ जी, आंसर आ गया सबका? आंसर आ गया, चेक करो ये। देखो मैंने आपको क्या बोला, सेम वही पैटर्न चलेगा। सबसे पहले कौन सी फिगर आएगी? संस्कृति, सबसे पहले कौन सी फिगर आएगी? सबसे पहले प्रीवियस ईयर की फिगर आएगी। यार वो तो दे ही रखा है ना, बैलेंस का टोटल तुझे दे ही रखा है वो, उसमें तूने क्या कहानियां पढ़नी है? यार ये एक बात, तूने ये फॉर्मेट बना लिया कि नहीं बना लिया? ये तो तुझे यहां दे रखा था ना, ये देख। तुझे तो टोटल लायबिलिटी का टोटल लेना है ना। इधर देख, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी। अब देख तेरी शेयर कैपिटल 15 लाख से कितनी हो गई? 20 लाख हो गई। 5 लाख इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? तो वो बी माइनस ए आ गया। अब 5 लाख इंक्रीज हो गई, अब इसको किससे डिवाइड करेगी? कितना परसेंट बढ़ गया? 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 33% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख का आपका 3 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब 1 डिवाइड बाई 4, नेगेटिव का 25% इंक्रीमेंट डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? संस्कृति समझ आ गया? नितान समझ आ गया? अवनीत, विवान, आदित्य
तुम्हारा समझ आया कि नहीं आया? पुण्या प्रांगना समझ आ गया? फिर तेरा ये 6 लाख से 9 लाख 3 लाख इंक्रीज हो गया। 3 लाख को किससे डिवाइड करेगी? 6 से। 3 डिवाइड बाई 6 50% आ गया। फिर आपने ये वाली फिगर कैसे निकालनी है? 8 लाख को डिवाइड करो 27 से, तो ये आ जाएगा। तो ये कंपैरेटिव हो गई कि नहीं हो गई? अरे भाई वो मीटिंग आईडी का लिंक होगा वो हाँ वो इसी की थी ना जो इससे पहले क्लास हुई है, उस वाले में वो बच्चे भी तो आए थे ना। हाँ दूसरा बैच भी आया था। तो जो बेटा ये वाला टोटल होगा, सुन, ये वाला टोटल हमेशा इसके बराबर होगा। तो जो अगर ये वाला निकाल ले तो इसको लिखने की जरूरत, हाँ ये नहीं चेंज होगी। ये वाली अगर ये वाली जो परसेंटेज आएगी यही परसेंटेज यही आएगी, क्योंकि टोटल ऐसा टोटल लायबिलिटी तो बराबर होती है ना। टोटल ऐसा टोटल लायबिलिटी तो बराबर होती है कि नहीं होती? समझ आ गया चैप्टर? अब ये क्या था हमारा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब मैं आपको शुरू कराऊंगा कॉमन साइज P&L और कॉमन साइज बैलेंस शीट। हाँ हाँ, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा ये जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे फ्राइडे को रेशो शुरू करना है। भाई तूने तो कर रखी है। नहीं जनरल पब्लिक की तू वकालत मत कर। नहीं नहीं, तूने जाना है चला जा, बात खत्म हो गई। तू किसी की वकालत मत कर। हाँ बैच टाइम ही टेस्ट होगा तुम्हारा डिबेंचर का। संडे को भी तो क्लास है। तो ये काम करो, या तो मैं तुम्हारा संडे को टेस्ट ले लूँ नेक्स्ट संडे, फिर मैं बताऊँ नेक्स्ट संडे डिबेंचर फर्स्ट बुक, ये थर्ड बुक के पहले 3 चैप्टर, उसकी डेट। एक काम करते हैं, अब क्या 2 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर का 13 अक्टूबर को कर लेते हैं ये। तो 6 अक्टूबर को दे दो फिर, या तो 6 अक्टूबर को मैं फिर डिवेंचर का नहीं लूंगा। 6 अक्टूबर को फिर मैं लूंगा आपका डिवेंचर का और ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज का। तो कि मैं दोनों बैचेस को पैरेलल कर दूं, फिर दोनों का ही होगा। 6 अक्टूबर का ठीक है, ठीक है, एग्री, तुम्हारा इसको सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। चलें आगे। आइए अब यार मैं लिख रहा हूं, ये देखो और फर्स्ट चैप्टर है आपका ये वाला बैलेंस शीट वाला। जैसे मैं कुछ आइटम पूछ लूंगा, कुछ आइटम पूछूंगा मेन हेड और सब हेड वाली। अभी मैं इसका पीडीएफ आपका इसको हार्ड कॉपी दे रहा हूँ अभी मैं आपको। 6 अक्टूबर को समझ आ गया। और 6 अक्टूबर को आपका टेस्ट कितने बजे है? अब जब आपने ये करा है तो 2 घंटे का टेस्ट भी लेंथी भी टेस्ट बन जाएगा। 1 घंटे में काम चीजें कम पूछूंगा, अब 2 घंटे में ज्यादा आइटम पूछूंगा। और पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का, 10 MCQ होंगे और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। राइट।
आइए अब मैं आपको करा रहा हूं फॉर्मेट बना रहे वैसे बनाएंगे। सुन आदित्य यार सुन लो यार, अब हम बनाएंगे कॉमन साइज पीएनएल। आप अपना फॉर्मेट बनाओगे, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखोगे, फिर करंट ईयर की फिगर लिखोगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें एक चीज को बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि तो बेबी को बेस पसंद है। अरे मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे सवाल आएगा कि कॉमन साइज में किसको बेस मानते हैं, बेबी को बेस पसंद है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो हम कॉमन साइज पीएनएल बनाएंगे वहां पर बेस क्या होगा, आरएफओ। बेस क्या होगा, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू ऑपरेशन बेबी। जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो कॉमन बेस क्या होगा, आइदर टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। तो आपने क्या करना है, अब हम सीखने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तरीका वही है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रीवियस ईयर की फिगर, फिर आप लिखोगे करंट ईयर। तुम जो देख लो पहले, देख लो आपको मैं इसके आगे खड़ा हो गया हूं, मैंने छुपा लिया ये मैंने छुपा ली। आपने ये फिगर एज इट इज लिख ली, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। अब आपको क्या बनानी है, क्या बनानी है, कॉमन साइज। अब इसमें बेस क्या बनेगा, कॉमन साइज पीएनएल में बेस क्या बनेगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं उसे। मैंने क्या बताया प्रांगना, इसमें बेस हमेशा क्या बनेगा, बेस क्या बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब आप देखो यहां पर ये उल्टा लिख दिया बेटा, यहां पर लिखो 2018, यहां लिखो 2019। 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर तो क्या आ गया, 100 आ गया। 20 डिवाइड बाई 20 कॉमन बेस क्या हो गया, 100। 5 लाख को डिवाइड कर 20 लाख से, 5 लाख को डिवाइड कर 20 लाख से, 5 बाई 20, 5 बाई 20 कितना हो जाएगा, 5 बाई 20 कितना, ये फिगर उल्टी लिखी हुई है ना, ये फिगर आपको क्या लिखनी है, ये वाली फिगर इधर देख, 5 बाई 20 25%, 2 बाई 20 10%, 1 बाई 20 2.5%। मतलब ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई आर। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में पहले आप प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे, फिर करंट ईयर की फिगर लिखेंगे, उसके बाद ये जो आपका आएगा इसे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। संस्कृति समझ आ गया। तो थर्ड कॉलम बनेगा, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं पेपर में कैसे लिखना है आपको। ये आपको सवाल आ गया, ये आपको सवाल आ गया। अब मैं यहाँ पर एक फिगर लिख के बता रहा हूँ, इधर देखो, मैं एक मैथमेटिक्स फिगर ले रहा हूँ, इधर देखो 31/3/23, 31/3/24, और यहाँ लिखूंगा परसेंटेज ऑफ टोटल आरएफओ, और यहाँ पर यहाँ लिखूंगा मैं 31/3/23, 31/3/24। पहले मैं फॉर्मेट बना लूँ, पहले मैं फॉर्मेट बना लूँ। इधर देखो बेटा सारे, पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, आरएफओ 10 लाख, अदर इनकम यहाँ लिखा मैंने 12 लाख, अदर इनकम 10,000, यहाँ अदर इनकम लिखी मैंने 2 लाख, ये कितना आ गया 10 लाख 10,000, ये आ गया 14 लाख। उसके बाद एक्सपेंस में मैंने एक हेड लिखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख, यहां लिखा मैंने 4 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अदर एक्सपेंसेस 1 लाख, यहां अदर एक्सपेंसेस लिखे मैंने
3 लाख। ये मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आ गया नितान? 4 लाख। ये कितना आ गया? 7 लाख। ये फॉर्मेट बन गया। अब मुझे क्या बनाना है? कॉमन साइड P&L। तो मैं ईच एंड एवरी, यहाँ पे बेस क्या बनेगा? RFO इज माई बेस। तो 10/10 100, 10,000/10 लाख, 10,000/10 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 1%। ये कितना आ गया? 101%, क्योंकि 10 लाख, 10,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 101% आ जाएगा। फिर 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30%। फिर 1 लाख को 10% डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10%। 4 लाख को 10 लाख से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? आइडिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मुझे एक सवाल करके दिखाएंगे। हाँ 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 हाँ, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज 100 माना है ना। तो अब आप ये देखो, आप एक सवाल मुझे करके दिखाएंगे। अब ये लीजिए, ये लीजिए, मुझे एक सवाल करके दिखाओ यहाँ पर। अरे बातें मत करो भाई, करके दिखाओ ये। अरे करके दिखाओ मुझे कॉमन साइज फटाफट। ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय RFO। 18 का प्रीवियस ईयर का अलग और करंट ईयर का अलग, करके दिखाओ फटाफट। आपने बनाया प्रांगना, ये बना लिया तूने? ये आपने बना लिया? ओ यार ये क्या हो रहा है? प्रांगना ये तूने बना लिया? मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट नहीं कराऊंगा, आधा घंटा और बोल दे। अभी 15 मिनट बाद देखते हैं, 10 के बाद 7:15 बोल दे। अब इधर देख, पहले ये फिगर लिख ली तूने यार, ये फिगर लिख ली तुमने। अब जब आपने, अब यहाँ क्या लिखोगे? इधर देखो, यहाँ क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ, यहाँ क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ टोटल RFO। ये वाला कॉलम है कि नहीं है? परसेंटेज। और 18 का, ये 18 का अलग बनेगा बेटा। और तो 18 का ये है 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 100%। 2 डिवाइड बाय 20 लाख 10%। 22 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 110%। 8 डिवाइड बाय 20, 8 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? 40%। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन दिखाऊं बेटा फिर? बेटा इसमें मिस प्रिंटिंग है, चेक करो, ये बनेगा आंसर तुम्हारा है यार। ये देख, सीधी सी बात है, हर आइटम को इससे डिवाइड करना है यार। हाँ हाँ, क्या कह रही है संस्कृति? हाँ तो 25 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100। हाँ हाँ, RFO को बेस लेगी ना दूसरे साल में। हर ईयर में RFO को बेस लोगे, हर ईयर में RFO को बेस लोगे, अलग अलग निकलेगा हर साल का, क्योंकि ये कंपैरेटिव नहीं है। ये करके दिखाओ ये। यहां पर 18 की फिगर ये आ रही है नितान 2.5। तो मैंने, भाई ये 54 आएगी ना, ये 56 है तो ये 54 होगी यार। ऐसे कैसे हो जाएगी? 11 लाख डिवाइड बाय 20 55 नहीं आएगी?
मैंने ठीक करके लिखा वहां पर। फिर हर फिगर को इससे डिवाइड करोगे। समझ आ गया? सृष्टि, सॉरी, सृष्टि समझ आ गया? संस्कृति समझ आ गया? अवनीत कोई डाउट? विवान, मनीष कोई डाउट? पार्थ, ये क्या खत्म हो गई आपकी कॉमन साइज P&L। यहां पर बेस क्या था बेटा? RFO। अलग अलग साल का RFO से डिवाइड हो जाएगा, अपने साल का, अपने साल के RFO से। हर आइटम को उस साल के RFO से डिवाइड करते जाओ। 18 का RFO अलग था, 19 का RFO अलग था। 18 की फिगर के लिए 18 का RFO डिवाइड होगा, 19 की फिगर के लिए 19 का RFO डिवाइड होगा। अगर आपसे एक सवाल पूछे मार्कर में कि कॉमन साइज स्टेटमेंट P&L में कॉमन बेस क्या होता है, तो आप आंसर बोलोगे RFO। बेटा देख, 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। नहीं, सिर्फ हमने RFO को बेस लिया है बेटा, इसके सामने 100 लिखा है, बाकी सब इसके बच्चे जो है इसकी परसेंटेज के ऊपर है। जैसे 2 लाख बटा 20 लाख कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा? 1/10। 10% हो गया कि नहीं हो गया? 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 10% आ गया। 8 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 25%। हाँ, 20 डिवाइड बाई 20, जैसे ये 25 डिवाइड बाई 25। हाँ, आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? समायरा समझ? अब क्या रह गया? कॉमन साइज बैलेंस शीट। आप कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले इसको कॉपी कर लो आप। प्रार्थना समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? अब हम करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। प्रियांश डोले मत दिखा। हो गया? अब आइए, अब हम करेंगे कॉमन बैलेंस शीट। कॉमन बैलेंस शीट में आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी, फिर लिखी, फिर वहां पर आप क्या करोगे? इधर देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, मैं आपको 1 साल का करके दिखाता हूं। शेयर होल्डर फंड 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, 10 लाख, नॉन करंट एसेट्स 6 लाख, करंट एसेट्स 4 लाख। इसी तरह आप पहले प्रीवियस ईयर की फिगर, फिर करंट ईयर की फिगर। अब यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट या लायबिलिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट एंड लायबिलिटी। अब वहां पे कौन से साल का लिख रहे हो बेटा? 31/3/23 का। अब यहां पर बताओ, आपकी अगर टोटल लायबिलिटी 10 लाख थी, उसमें 5 लाख रुपए शेयर होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो इसका मतलब ये 50% कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसे? हाँ, बेस क्या रहेगा? आइदर टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी। RFO में बेस क्या रहे, उसमें क्या बेस रहेगा? RFO। इसमें बेस क्या रहेगा? या क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी की वैल्यू बराबर होती है 5 डिवाइड बाय 10 50%, 3 डिवाइड बाय 10 30%, 2 डिवाइड बाय 10 20%, 100%। ये कितना हो गया? 60%, 40%, 100%। समझ आ गया नहीं आ गया? सृष्टि, संस्कृति समझ आ गया? बनाओ ये
कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ बेटा, जल्दी से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ। मैं कॉपी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ। क्या? मुझे नहीं पता, नहीं आती, मुझे नहीं पता। क्यों, क्लास तो एक ही है ना, सिंगुलर है प्लूरल थोड़ी ना है। क्लास इज ओवर। तू सवाल करके जा यार। आपने लिख लिया ये? हाँ, each and every item divide by each and every item divide by total asset, total liability. 10 divided by 20 lakh 50,000, that is 48%. 350 divided by 220 50, 17%. शुगर मनाओ, अगर ऐसा सवाल आ गया तो रो पढ़ोगे और तुम्हें लगता है कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, आप उसे ये तो ना रिस्ट्रिक्ट होना कर सकते हो कि ये फिगर आपने क्यों दिया है। हाँ हाँ, बैंड बच जाएगी। अब इसमें क्या करोगे, इधर देखो, इस आइटम को इससे डिवाइड करोगे, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी में हो जाएगा। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, जाओ।